नमस्कार दोस्तों। 20 जुलाई को पार्लियामेंट मार्च के दौरान दिल्ली की सड़कों पर जो हुआ उसने पूरे देश में एक नया सवाल खड़ा कर दिया है। आप लोगों ने भी जो है वो सारी फुटेज देख ली होगी कि किस तरह जो है वो दिल्ली पुलिस का एक्शन रहा अगेंस्ट द प्रोटेस्टर्स। तो दिल्ली पुलिस का कहना था कि पार्लियामेंट मार्च के लिए ना परमिशन मांगी गई थी और ना ही परमिशन दी गई थी। उस दिन बीएनएसएस सेक्शन 163 लागू थी और जंतर मंतर के अलावा दूसरी जगहों पर पब्लिक गैदरिंग और प्रोटेस्ट पर कंप्लीट रिस्ट्रिक्शन लगाई गई थी। फिर भी हजारों लोग सड़कों पर आ गए। आपने देखा होगा फुटेज, बहुत सारी जो है वो फुटेज हमें इंस्टाग्राम पर, यूट्यूब पर देखने को मिल रही है, जिसमें बैरिकेड्स टूटे, टीयर गैस जो है वो चलाई गई पुलिस द्वारा। उसके अलावा पुलिस द्वारा लाठीचार्ज किया गया। पुलिस के कई हजारों में जो है वो पुलिस एम्प्लॉयज या पुलिस ऑफिसर्स डिप्लॉयड थे प्रोटेस्ट को कंट्रोल करने के लिए। बहुत सारे वर्दी में थे, बहुत सारे वर्दी में नहीं थे, बहुत सारे पुलिस वालों ने टैग भी नहीं लगाया हुआ था। और यहां पर जो सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, वो ये उठता है कि अगर इंडिया में प्रोटेस्ट करना फंडामेंटल राइट है, आप सुनते आ रहे हैं ना कि राइट टू प्रोटेस्ट इज अ फंडामेंटल राइट, और यही डिबेट है, यही सवाल है, तो फिर पुलिस की परमिशन की जरूरत जो है वो क्यों पड़ती है? और अगर राइट टू प्रोटेस्ट अगर फंडामेंटल राइट है और अगर पुलिस इस तरह का कोर्सिव एक्शन लेता है प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट, तो क्या वो फंडामेंटल राइट का वायलेशन है या नहीं? तो आज हम ये समझेंगे कि क्या पुलिस किसी प्रोटेस्ट को मना कर सकती है, और अगर कर सकती है तो किस लीगल बेसिस पर पुलिस जो है वो प्रोटेस्टर्स को रोकती है। तो आज इस वीडियो में हम इसी पूरी इशू को कॉन्स्टिट्यूशन, फंडामेंटल राइट्स और पब्लिक ऑर्डर के पर्सपेक्टिव से समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले तो हम ये देखेंगे कि भैया फंडामेंटल राइट जो है वो यहां पर क्या है, राइट। सो आप लोगों को जानते हैं, आप 20 जुलाई को पार्लियामेंट में जो मार्च हुआ, परमिशन जो है वो पुलिस कह रहे हैं कि नहीं ली गई थी, परमिशन ना मांगी गई थी, ना ग्रांट की गई थी, बीएनएसएस लगा हुआ था, रिस्ट्रिक्शंस जो है वो जंतर मंतर के अलावा हर जगह थे। तो हमें यह देखना है कि क्या फंडामेंटल राइट है प्रोटेस्ट या नहीं, क्या पुलिस की परमिशन रिक्वायर्ड रहती है या नहीं प्रोटेस्ट करने के लिए, इफ इट इज अ फंडामेंटल राइट, राइट। सो यही सारे सवालों का जवाब जो है वो आज हम ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या प्रोटेस्ट करना एक फंडामेंटल राइट है या नहीं। तो बहुत लोग कहते हैं कि प्रोटेस्ट करना हमारा फंडामेंटल राइट। आपने भी अभी तक सुन लिया होगा, बहुत सारी रील, बहुत सारा ऑनलाइन कंटेंट है। तो आज सारा डाउट, सारी जितनी भी दुविधा है वो दूर कर देता हूं। तो ये बात जो है वो सही भी है, और लेकिन कंप्लीटली राइट नहीं है, पूरी तरह सही नहीं है। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी राइट टू प्रोटेस्ट मेंशन्ड नहीं है। राइट टू प्रोटेस्ट नाम का कोई अलग फंडामेंटल राइट नहीं दिया गया है। ये राइट टू प्रोटेस्ट हम डिराइव करते हैं आर्टिकल 19 के कुछ सब प्रोविजन से, और स्पेशली दो प्रोविजन से। सो आर्टिकल 9, सॉरी नॉट 9, आर्टिकल 19, आर्टिकल 19 1A से और आर्टिकल 19 1B से जो है वो हम डिराइव करते हैं ये राइट टू प्रोटेस्ट का, राइट टू प्रोटेस्ट को हम डिराइव करते हैं, ठीक है। सो आर्टिकल 19 1A क्या कहता है? इट इज रिलेटेड टू फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, राइट। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एंड एक्सप्रेशन से रिलेटेड है। और आर्टिकल 19 1B रिलेटेड है पीसफुल असेंबली विदाउट आर्म्स। तो अगर आपका कोई भी सवाल है सरकार के अगेंस्ट, तो आप आर्टिकल 19 1A का यूज करके अपनी फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन का यूज करके सवाल सरकार से पूछ सकते हैं। और अगर ग्रुप ऑफ पीपल मिलकर ये अगर एक्सप्रेशन अपना जताना चाहे, तो देयर इज अ राइट टू असेंबल पीसफुली बट विदाउट आर्म्स। बगैर किसी हथियार के आप किसी एक असेंबली एरिया में इकट्ठा होकर पूछ सकते हैं सरकार से सवाल, राइट। सो अब जब फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है और पीसफुल असेंबली के लिए राइट है, जब ये दोनों मिल जाते हैं तो तब प्रैक्टिकल सेंस में हमें मिलता है राइट टू प्रोटेस्ट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में स्पेसिफिकली राइट टू प्रोटेस्ट वर्ड का यूज नहीं किया गया, लेकिन इन दोनों प्रोविजंस को जोड़कर आप कह सकते हैं कि हाँ, हमें राइट टू प्रोटेस्ट मिल जाता है। और यही कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन है किसी भी डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट का। जहां पर भी इंडिया में डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट होते हैं, इसी कॉन्स्टिट्यूशनल फाउंडेशन के बेसिस पर वो डेमोक्रेटिक प्रोटेस्ट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे तो क्या ये राइट जो है हमारा, क्या ये एब्सोल्यूट है, क्या ये राइट अनलिमिटेड है? तो जो बच्चे पॉलिटी अच्छे से पढ़ चुके हैं वो ये बात अच्छे से समझते हैं कि कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं होता। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल प्रिंसिपल है। इंडिया में कोई भी फंडामेंटल राइट एब्सोल्यूट नहीं है, फॉर दैट मैटर कोई भी राइट एब्सोल्यूट नहीं है। हर फंडामेंटल राइट के साथ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी बना दी हैं, क्योंकि अगर राइट्स एब्सोल्यूट हो जाएंगे तो दैट विल लीड टू द स्टेट ऑफ एनार्की, राइट। सो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस जो है वो बहुत जरूरी है। और इसी आर्टिकल 19 के कंटेक्स्ट में ये रिस्ट्रिक्शंस आर्टिकल 19 2 और असेंबली के कंटेक्स्ट में आर्टिकल 19 3 के थ्रू जो है वो ऑपरेट करते हैं, राइट। सो राइट ऑफ फ्रीडम एंड एक्सप्रेशन के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 2 में, और जो असेंबली का जो राइट है विदाउट आर्म्स, उसके लिए रिस्ट्रिक्शंस है आर्टिकल 19 3 में। तो ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस वाले क्लॉज भी हमें पता होने चाहिए। अब ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन वाले क्लॉज पर भी क्वेश्चन जो है हो सकता है प्रीलिम्स में या और किसी भी वनडे एग्जाम में बन जाए, और मेंस में जो है वो आपको कोट करने के लिए काम तो आएगा ही। तो अगर सिंपल लैंग्वेज में समझे तो डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ इंडिविजुअल फ्रीडम नहीं होता। इंडिविजुअल को अगर आप अनलिमिटेड फ्रीडम दे देंगे तो दैट विल लीड टू द स्टेट ऑफ एनार्की, क्योंकि अगर एक व्यक्ति पूरी तरह फ्री है तो वो दूसरे किसी भी व्यक्ति की बात क्यों माने? अब वो दूसरा कोई भी सिटीजन जो है वो प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर से लेकर किसी भी ओहदे पर हो सकता है। तो अगर एब्सोल्यूट हो जाएगी फ्रीडम तो दैट विल लीड टू एनार्की। सो इंडिया के कंटेक्स्ट में डेमोक्रेसी का मतलब कब बनता है? जब इंडिविजुअल फ्रीडम और पब्लिक ऑर्डर के बीच में एक बैलेंस बनता है, तब जाकर जो है वो, राइट, सॉरी सॉरी
सो सिटीजन और स्टेट के बीच में एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो एक प्रिंसिपल मैं अपनी क्लास में समझाता हूं, एक कॉन्सेप्ट अपनी क्लास में मैं समझाता हूं, जिसे मैं कहता हूं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। सो कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म इज दैट जुडिशियस बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट। इन दोनों के बीच में एक बहुत क्रूशियल बैलेंस है, उस बैलेंस को हम कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशनलिज्म। और उस बैलेंस के चलते जो है वो कोई भी डेमोक्रेसी अच्छे से काम करती है। यानी सिटीजन का राइट है प्रोटेस्ट करना, लेकिन सिटीजन का राइट प्रोटेस्ट करने का तब तक है जब तक वो कुछ रिस्ट्रिक्शंस के अंडर रह के प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अगर वो वायलेंट हो जाते हैं, प्रोटेस्ट वायलेंट हो जाता है, राइट, या प्रोटेस्ट पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहा है, नेशनल इंटेग्रिटी सिक्योरिटी के लिए इशू बन रहा है, तो स्टेट जो है वो फिर लॉ एंड ऑर्डर सिस्टम, लॉ एंड ऑर्डर को रिस्टोर करने के लिए मेजर्स उठा सकता है। तो स्टेट के पास भी यहां पर प्रोविजंस मौजूद है, राइट। तो सिंपल सी बात है कि अगर कोई प्रोटेस्ट की वजह से किसी तरह का वायलेंस हो सकता है, लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, पब्लिक सेफ्टी अफेक्ट होती है, तो स्टेट रिस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। इसीलिए प्रोटेस्ट का राइट पावरफुल है लेकिन अनलिमिटेड नहीं है। नेक्स्ट सवाल यह है कि अगर राइट टू प्रोटेस्ट जो है वो कहीं ना कहीं हम इन्फर कर सकते हैं फंडामेंटल राइट से, 19(1)(a) से और 19(1)(b) से, तो फिर पुलिस की परमिशन की जरूरत क्यों होती है? नेक्स्ट क्वेश्चन ये, राइट। तो अगर प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट है तो परमिशन क्यों? तो रीजन बहुत सिंपल है, पुलिस परमिशन प्रोटेस्ट को अप्रूव करने के लिए नहीं होती कि आप पुलिस से परमिशन लेंगे तभी आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं। पुलिस की परमिशन ली जाती है पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करने के लिए, क्योंकि पुलिस का काम होता है लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन रखना और पब्लिक ऑर्डर को मैनेज करना। तो पुलिस को पहले से जो है वो पता होना चाहिए, अगर कोई प्रोटेस्ट होने जा रहा है तो पुलिस को पहले से पता होना चाहिए कि प्रोटेस्ट किस इशू पर है, कितने लोग एक्सपेक्टेड है प्रोटेस्ट में, कौन सी लोकेशन पर यह प्रोटेस्ट किया जाएगा, अगर रैली होती है तो उसका फिर रूट क्या रहने वाला है, क्या आप किसी तरह के लाउड स्पीकर या अदर इस तरह के इक्विपमेंट्स का यूज करने जा रहे हैं या नहीं, प्रोटेस्ट आपका कितनी देर चलेगा, ऑर्गेनाइजर्स जो है वो कौन है, उनकी आइडेंटिटीज वगैरह क्या है। तो ये सारी चीजें शेयर करनी पड़ती हैं पुलिस के साथ। ये सब इंफॉर्मेशन इसीलिए ली जाती है ताकि ट्रैफिक को मैनेज किया जा सके, सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट किया जा सके, अगर देयर इज अ चांस कि भैया प्रोटेस्ट जो है हो सकता है कंट्रोल से बाहर हो जाए, इमरजेंसी रिस्पॉन्सेज जो है वो लगाए जा सके, राइट, एम्बुलेंस वगैरह फायर डिपार्टमेंट को अलर्ट में रखा जा सके और पब्लिक सेफ्टी मेंटेन की जा सके। सो थियोरेटिकली दिस इज व्हाई द पुलिस परमिशन इज नीडेड, राइट। और परमिशन का ऑब्जेक्टिव जो है वो प्रोटेस्ट को रोकना नहीं होता बट सेफली कंडक्ट करवाना होता है, ठीक है। सो अगर आप देखें हमारे जो लॉज हैं उसके अकॉर्डिंग दिस इज व्हाट शुड हैपन, बट व्हाट हैपेंड ऑन 20 जुलाई और 21 एंड 22 को भी, क्या वो बाय द बुक हुआ, क्या वो ये सभी लॉज को, प्रोटोकॉल्स को फॉलो करके हुआ, उस पर जो है वो अभी डिबेट डिस्कशन चल रहा है, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि क्या पुलिस परमिशन देने से मना कर सकती है या नहीं? क्या पुलिस रिफ्यूज कर सकती है? तो आंसर बिल्कुल सिंपल है, यस। हां, पुलिस रिफ्यूज कर सकती है, लेकिन पुलिस अपनी मन मर्जी से मना नहीं कर सकती। नाउ कॉन्स्टिट्यूशन ने कुछ लीगल ग्राउंड्स दिए हैं जिनके बेसिस पर रिस्ट्रिक्शंस लगती हैं, जैसे अगर इंडिया की सोवरेनिटी और इंटेग्रिटी को खतरा हो इस प्रोटेस्ट से, सिक्योरिटी ऑफ स्टेट को खतरा हो, फ्रेंडली रिलेशंस अगर हमारे फॉरेन स्टेट्स के साथ बिगड़ते हैं किसी प्रोटेस्ट की वजह से, पब्लिक न्यूसेंस या पब्लिक डिसऑर्डर क्रिएट होता है या पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब होता है, इनडिसेंसी या पब्लिक मोरालिटी में किसी तरह का जो है वो किसी तरह की हानि होती है, राइट। उसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट, डेफेमेशन, इंसाइटमेंट ऑफ एन ऑफेंस, डैमेज टू द प्रॉपर्टी, पब्लिक एंड प्राइवेट प्रॉपर्टी, अगर इस तरह की इश्यूज हैं या हो सकते हैं, इन दैट केस अगर अथॉरिटीज को रीजनेबल एप्रीहेंशन हो कि प्रोटेस्ट इनमें से किसी इशू को अफेक्ट कर सकता है, तो परमिशन डिनाई की जा सकती है या किसी कुछ कंडीशंस के साथ जो है वो प्रोटेस्ट के लिए परमिशन दी जा सकती है। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट इलीगल है, राइट। क्यों? क्योंकि पुलिस से परमिशन इसीलिए मांगी जा रही है ताकि पुलिस उस प्रोटेस्ट को मैनेज कर सके अच्छे से। और अगर पुलिस प्रोटेस्ट करने के लिए परमिशन नहीं दे रही है, इसका मतलब ये नहीं है कि जो डिमांड्स हैं वो हो सकता है कि लेजिट डिमांड्स ना हो, राइट। इसका मतलब ये नहीं है कि प्रोटेस्ट इलीगल है, इसका मतलब ये हो सकता है कि पुलिस जो है वो असेस कर रही है सिचुएशन को, या हो सकता है कि जो पोटेंशियल थ्रेट है वो बहुत ज्यादा है, राइट। प्रोटेस्ट की वजह से किसी तरह का थ्रेट जो है वो नेशनल सिक्योरिटी या और जो भी मैंने कारण बताया उन पर किसी तरह का थ्रेट आ सकता है। सो दैट इज व्हाई पुलिस डिनाइज द रिक्वेस्ट, राइट। लेकिन यहां पर इस समय, इस बार जो 20 जुलाई को हुआ, वहां पर ना परमिशन मांगी गई ना परमिशन दी गई, ठीक है। तो दिल्ली का जो ये केस है ये डिफरेंट क्यों है, अब समझते हैं। तो नाउ ये एक बहुत इंटरेस्टिंग कॉन्स्टिट्यूशनल पॉइंट है, लॉ एंड ऑर्डर जो है वो स्टेट लिस्ट का सब्जेक्ट है, सेंट्रल लिस्ट का नहीं है। सो नॉर्मली हर स्टेट अपने रूल्स बनाती है लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड कि किस तरह प्रोटेस्ट वगैरह को मैनेज करना है, लेकिन दिल्ली एक यूनियन टेरिटरी है विद अ स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर। ना यहां पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर नहीं है बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। इसलिए आपने देखा होगा कि जो प्रोटेस्ट चल रहा था वहां पर सीआरपी के जवान आपको देखने को मिलेंगे बहुत ज्यादा, दिल्ली पुलिस के जवान भी थे और सीआरपी के ऑफिसर्स भी थे, राइट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट के कंट्रोल में जो है वो ये दिल्ली पुलिस आती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट अपनी जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है उसको भी डिप्लॉय कर सकती है दिल्ली में। वो तो पूरे इंडिया में कहीं भी कर सकती है, लेकिन दिल्ली में आपने देखा होगा कि जो नीली वर्दी वाले थे। सो इसीलिए दिल्ली में प्रोटेस्ट परमिशन का प्रोसेस भी दूसरे स्टेट्स से थोड़ा डिफरेंट है, और ये फेडरल स्ट्रक्चर का एक जो है वो हमें प्रैक्टिकल एग्जांपल भी यहां पर देखने को मिलता है, राइट। सो दिल्ली का केस थोड़ा डिफरेंट है बाकी स्टेट्स के माध्यम से, इसलिए। नेक्स्ट हम देखेंगे कि बीएनएसएस क्या है, राइट। सो
बीएनएसएस सेक्शन 163 ये वही है जो पहले सीआरपीसी सेक्शन 144 144 के नाम से जाना जाता था। सो ये 144 का बेसिकली रिप्लेसमेंट है, राइट। और जब कोई भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी सेक्शन 163 इंपोज करती है तो पब्लिक गैदरिंग पर रिस्ट्रिक्शंस लग जाती है। जानते ही होंगे आप लोग, धारा 144 लगती है तो 4-5 से ज्यादा लोग एक जगह पर इकट्ठा नहीं हो सकते। सो ऐसी सिचुएशन में नए प्रोटेस्ट रिस्ट्रिक्ट किए जा सकते हैं और कुछ केसेस में पहले ही दी गई परमिशंस को विड्रॉ किया जा सकता है। तो जैसे जंतर मंतर में प्रोटेस्ट करने की परमिशन पहले दी गई थी, लेकिन फिर बीएनएसएस 163 लगाया गया। इसीलिए और इसी आधार पर, क्योंकि दिल्ली पुलिस का यह स्टैंड है कि भैया हमने तो जो ऑनरेबल कोर्ट है, जो हाई कोर्ट है, उनके द्वारा दी गई जो भी गाइडलाइंस है उसको फॉलो करते हुए प्रोटेस्ट को हटाया और बीएनएसएस 163 लगा हुआ था। तो हमारे पास राइट है परमिशंस विड्रॉ करने की भी। दैट इज व्हाई वी राउंडेड अप एवरी प्रोटेस्टर्स और हमने धीरे धीरे करके सबको जो है वो खदेड़ दिया। आपने देखा होगा कि जो संसद वाला मार्ग है, कई वीडियोस आ रही है, वहां से जो फ्रंट लाइन था प्रोटेस्ट का, जहां पर बैरिकेड्स लगे हुए थे, वहां से खदेड़ना जो है वो पुलिस वालों ने शुरू किया और खदेड़ते ले गए, वो लोगों को लाठी चार्ज करते ले गए, मारते पीटते ले गए, टीयर गैस का यूज करते ले गए, वज्रवाहन को आगे बढ़ाते गए। जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट साइट जो अप्रूव की गई थी वहां तक पहुंचे, वहां पर फिर लाठियां मार मार के सबको भगाया और फिर उनके टेंट वेंट तंबू वंबू सब उखाड़ दिए, राइट। लेकिन अब फिर से लोग पहुंच गए, ठीक है। तो अगर अथॉरिटीज को लगे कि पब्लिक ऑर्डर मेंटेन करना जरूरी है तो पहले से दी गई परमिशन को भी विड्रॉ किया जा सकता है, राइट। तो यानी कि परमिशन मिल जाना भी परमानेंट गारंटी नहीं होता कि आप जो है वो अपने राइट टू प्रोटेस्ट को पूरी तरह एक्सरसाइज कर पाओगे। तो यानी कि यहां पर स्टेट की अथॉरिटी जो है वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। स्टेट बहुत पावरफुल है और स्टेट खासतौर पे अगर सेंट्रल गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो ऐसे मामलों में, क्योंकि दिल्ली पुलिस जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में है, तो पावर जो है वो काफी ज्यादा है। स्टूडेंट्स से ज्यादा पावर जो है वो हमें नजर आई स्टेट के पास है। तो आप लोगों का क्या ओपिनियन है इस प्रोटेस्ट के बारे में, वो आप लोग जो है वो मुझे सजेस्ट करेंगे, राइट। जैसे मैंने आप लोगों को बताया है कि जो राइट्स हैं लोगों के, राइट, देयर इज अ बैलेंस, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन द राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ द सिटीजन एंड द पावर्स एंड फंक्शंस ऑफ द स्टेट, राइट। देयर इज अ राइट टू प्रोटेस्ट फॉर सिटीजंस, ऑल्दो इट इज नॉट क्लियरली वर्डिंग यूज नहीं की गई है कॉन्स्टिट्यूशन में राइट टू प्रोटेस्ट, लेकिन हम दो अदर प्रोविजन से हम जो है वो इन्फर कर सकते हैं, राइट। बट एट द सेम टाइम स्टेट की जिम्मेदारी है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करना। एंड डेमोक्रेसी, एक फंक्शनिंग डेमोक्रेसी रिक्वायर्स बोथ ऑफ दीज, फ्रीडम भी और डिसिप्लिन भी। लेकिन एट द सेम टाइम डेमोक्रेसी रिक्वायर्स अकाउंटेबिलिटी टू, राइट। अगर मान लीजिए कि सरकार अकाउंटेबल होती, सरकार जवाब देती, सरकार प्रोटेस्टर से मिलती और उनकी डिमांड सुनती और वो सब चीज होती, राइट, फिर उसके बाद भी अगर प्रोटेस्टर्स नहीं उठ रहे होते और तब अगर सरकार इस तरह का एक्शन लेती तो तब जस्टिफाइबल हमें हो सकता है कि लगे। लेकिन जब सरकार ने इतनी हजारों में जो जनता है उनसे अगर सामने आकर बात ही नहीं करी, तो फिर और उसके अलावा भी इस तरह का हमें क्रैकडाउन अगर देखने को मिलता है तो देन दैट रेजेस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस ऑन आवर डेमोक्रेसी, जो कि पूरा ग्लोबल मीडिया इस समय कवर कर रहा है। तो अगर हम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हमारे लिए क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट है, तो प्रोटेस्ट फंडामेंटल राइट के जो प्रोविजंस हैं, यानी कि डायराइव फ्रॉम आर्टिकल 19(1)(a) एंड आर्टिकल 19(1)(b। तो आर्टिकल 19(1)(a) के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है 19(2) में और आर्टिकल 19(1)(b) के लिए रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है 19(3) में, राइट। सो राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट। पुलिस परमिशंस एंश्योर्स पब्लिक ऑर्डर, और अगर पुलिस की परमिशन आपको मिल भी जाती है स्टिल जो है वो पुलिस विड्रॉ कर सकती है परमिशंस को अगर बीएनएसएस 163 लग जाए तो बीएनएसएस 163 क्या है हमने वो भी समझा। तो क्या लगता है आप लोगों को, शुड पुलिस परमिशन भी कंपलसरी फॉर एवरी प्रोटेस्ट, या जो क्रैकडाउन अभी हुआ है उसके बारे में आप लोगों का जो भी व्यू है मुझे कमेंट में जो है वो जरूर मेंशन करें, राइट। एंड इन द नेक्स्ट सेशन जो भी डेवलपमेंट होगा इस प्रोटेस्ट से रिलेटेड या हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से रिलेटेड अगर जो भी पॉइंट रहेगा मैं उसको उस पर वीडियो जो है वो लाकर बनाता रहूंगा। इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, और भी पीछे मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई है इस तरह की, मेक श्योर दैट यू वॉच दोज। अपार्ट फ्रॉम दैट जीएस और ऑप्शनल के कोर्सेज अवेलेबल रहते हैं। हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए अगर आप थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं तो हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए आप मुझे कॉन्टैक्ट करें। इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ द वीडियो माई कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन इज गिवन। सो दैट इज ऑल फॉर दिस सेशन। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में फर्दर अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, हैव अ नाइस डे।